हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला जजमेंट है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर्स वर्सेस बीएसके रियल्टर्स एलएलपी एंड अनदर। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा मे नॉट बी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इज एट स्टेक। देखिए, सीपीसी में जो सेक्शन 11 में हमें कंसेप्ट बता रखा है रेस जुडिकाटा का, वो मोटी मोटी सी ये बात करता है कि अगर एक बार हमारा कोई भी केस वो कोर्ट अपना जजमेंट सुना देती है तो वापस से उस केस से रिलेटेड हम दोबारा से अपना कोई अन्य वाद दायर नहीं कर सकते। यानी कि दोनों केस में पार्टी सेम होनी चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए। तो अगर एक बार केस का जजमेंट आ चुका है, केस को हमने अच्छे से पूरा विचारण कंप्लीट होकर जजमेंट आया है, तो दोबारा से उसी केस को हम दूसरे न्यायालय में या उसी कोर्ट में दोबारा से दायर नहीं कर सकते। यानी कि पार्टीज पे हम स्टॉपर लगा देते हैं रेस जुडिकेटर के माध्यम से कि एक बार दायर हो चुका है ये केस, इसको हमने फाइनल भी कर लिया है, फाइनल जजमेंट आ चुका है, तो अब ये केस दोबारा से दूसरे अदालत में या उसी अदालत में नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था बेसिकली, दिल्ली में यानी दिल्ली में एक कंसेप्ट था जिसमें एक लॉ के माध्यम से कि किसी की जमीन को हम ले लेते थे और दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेशन देते थे। ठीक है, वो एक पुराना कानून था और उस पुराने कानून के अंतर्गत ये कार्यवाही चली रही थी। जैसे कुछ लोग जो पार्टीज होती है जिनकी जमीन ले ली जाती है, वो उस कॉम्पनसेशन से खुश नहीं है तो वो कोर्ट में जाते हैं। तो यही कार्यवाही चल रही थी। कार्यवाही चलते चलते एक नया कानून आ गया और उस कानून ने बोला है कि जो पिछला कानून था उस कानून में जो भी कोई प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब जब नई प्रक्रिया आई, पार्टीज दोबारा जब कोर्ट में पहुंची तो कुछ जजमेंट्स पहले भी आ चुके हैं, यानी कि किसी पार्टी के फेवर में जजमेंट आ चुका है कि आपको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। परंतु क्या हुआ, जब मैटर दोबारा से नए कानून के अंतर्गत दोबारा से मैटर आए कोर्ट में, तो एक पार्टी ने रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगाया और कहा कि सर आपने ये जो प्रिंसिपल था, आपने हमें इस मैटर में ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुके थे आप, और हमें वो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर भी पास हो गया था। अब ये जो आप पहले जजमेंट सुना चुके हो उस जजमेंट पे लग जाएगा रेस जुडिकाटा कि अब ये मैटर दोबारा से न्यायालय में नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल आपकी बात सही है, रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो इसी बारे में बात करता है। परंतु यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी है और ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे बोला गया है कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो आमतौर पर तो अप्लाई हो जाता है, पार्टीज दोबारा से केस फाइल नहीं करेगी, परंतु अगर कोई ऐसा मैटर है जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, भाई सिविल केसेस में होता है क्या, दो पार्टीज का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तीसरी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा मैटर है जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे मैटर पे अब आपका जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा वो लागू नहीं होगा। यानी कि दोबारा से केस को हम दूसरे न्यायालय में बात शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो केस है वो है मधुसूदन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी if the court alters or add charges, both the prosecution and defense must be provided with the opportunity to recall and re-examine the witnesses। यहां पे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो अपने मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर वो चार्ज में कुछ ऑल्टर करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ संशोधन के माध्यम से अब चार्ज को जो पहले था वो ना रह के अब नया चार्ज बना है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोसिक्यूशन के साथ साथ डिफेंस को भी पर्याप्त ये एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने जो गवाह हैं उनको दोबारा से बुलाए, उनका दोबारा से एग्जामिनेशन हो, सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में जितना जो हमारा चार्ज था जो अमेंड हो चुका है। अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो हमारे बेएक्ट में भी लिखी है, कोई नई बात तो है नहीं। नई बात ये है कि ये जो केस हो गया आपका, ये हो गया लेटेस्ट केस। तो आप अगर मेंस लिखने जाओगे या अगर आपको प्री में ही पूछ लिया है तो ये आपका एक लेटेस्ट केस है, ये आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। और एक थोड़ा बोलते हैं ना कि 0.5 मार्क्स भी अगर आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा ला रहे हैं तो वो हर क्वेश्चन में, हर आपके मार्क्स में अगर 0.5 भी बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे ना कि आप लीडिंग के साथ साथ लेटेस्ट केसेस भी डिस्कस करें। तो ये लेटेस्ट केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन को और अब बोला गया डिफेंस को बोला गया कि उनको पर्याप्त एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने जो गवाह हैं उनको दोबारा से कोर्ट में बुलाए और उनका दोबारा से एग्जामिनेशन हो। थर्ड केस है हमारा विजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कोऑपरेटिंग विद इन्वेस्टिगेशन
doesn't require the accused to make self incriminating statements। देखिए, जब भी एफआईआर होती है, ठीक है, एफआईआर के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ना जो जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है वो बेल के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, कि सर मुझे बेल मिल जाए। अगर बेल मिल जाती है तो कोर्ट कुछ शर्तें भी उस पर शर्तें भी लगाते हैं कि ठीक है, हम आपको बेल पे तो छोड़ रहे हैं, पर आपको कुछ अन्य शर्तों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यानी कि पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप उनके साथ सहयोग करोगे जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कि टाइम टू टाइम जब आपको बुलाया जाएगा आप आओगे। अब इस केस में हुआ क्या है, इस केस में ना बेल के लिए अप्लाई किया गया था, और बेल में क्या हुआ था, कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी थी कि ठीक है बेल तो आपको दे रहे हैं, परंतु आपको ना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ सहयोग करना है। जब जब वो आपको बुलाएगा आपको थाने में या जिस दूसरी जगह आपको उपस्थित होना है। यहाँ पे उस व्यक्ति ने बोला ठीक है सर मैं उपस्थित होऊंगा, परंतु इस केस में क्या हो रहा था, ये केस था आपका ब्राइबरी से रिलेटेड, ठीक है, ब्राइबरी से रिलेटेड था कि आपने इतने अमाउंट का पैसा दूसरे व्यक्ति से लिया है लोक सेवक होने के बावजूद। अब क्या था, उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्होंने उस लोक सेवक को कहा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि देखो आपके पास जितना अमाउंट है, जितनी राशि है ब्राइबरी के जो माध्यम से आपने ली है, अर्जित करी है, वो बताओ कहां से आई है, वो ये बताओ आपके पास कहां है और किस किस को आपने दे रखी है, ठीक है। तो पुलिस वाले उससे यही बोलने लगे कि जो पैसे आपने लिए हैं ब्राइबरी के माध्यम से, हमें ये बताओ कहां है, किससे लिए, किसको दिए, सब बताओ, और अगर आप नहीं बताओगे तो हम ये समझेंगे कि आपको जो कोर्ट ने एक शर्त पे बेल दी थी कि आप पुलिस वालों के साथ सहयोग करोगे, हम मान लेंगे कि आप अब इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे, तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात बहुत गलत है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, कि वो अगर ऐसे आपको डरा रहे धमका रहे हैं इस बेसिस पे कि आपने जो शर्त थी, बेल की जो शर्त थी, वो हम लागू नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कि आप ऐसा कोई कथन, ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल दे जो आपके विरुद्ध चली जाए, ठीक है। यहां पे भी यही बोला गया है ना कि डजंट रिक्वायर द एक्यूज टू मेक सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट, यानी आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उसको विवश नहीं किया जाएगा कि वो ऐसा कोई भी कथन बोले जो उसके विरुद्ध चला जाए, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो हमारा संविधान का है, अनुच्छेद वो भी ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति आपको विवश नहीं कर सकती कि आप अपने खिलाफ, अपने विरुद्ध अपनी ही गवाही दें। तो ऐसे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, जो वो पुलिस वाले तो उनको डांट फटकार लगाया कि आप ऐसे किसी को विवश नहीं कर सकते, धमका नहीं सकते, और ना ही ऐसा कुछ ये माना जाएगा अगर अभियुक्त होने के बावजूद भी आपने बोल दिया कि नहीं मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, तो आपका ये बेल की जो कंडीशन है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। तो ये तीसरा केस था हमारा। फोर्थ है आशीष कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। Allahabad High Court has ruled that investigating a non-cognizable offense without prior permission from a magistrate is illegal and obtaining subsequent approval doesn't rectify this illegality। अब जैसे हम सबको पता है दो टाइप के अपराध होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल अपराध में यानी संज्ञा अपराध में पुलिस वाले क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, परंतु असंज्ञा अपराध जो कि होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की तो आवश्यकता पड़ती है, तभी आप उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और वो भी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है जो आपने फॉलो करी है वो अवैध मानी जाएगी, इल्लीगल मानी जाएगी, ठीक। और अगर मजिस्ट्रेट साहब आपकी उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने जो अपना चार्जशीट फाइल करी है, उस चार्जशीट के बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले भी लेते हैं तो भी ये चीज जो है, ये जो कार्यवाही है, ये इल्लीगल की इल्लीगल ही रहेगी, अवैध ही मानी जाएगी। ये अपना फोर्थ केस है। एंड आज का लास्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस मोहम्मद सोफियान। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल टू एक्यूज्ड हु ऑफर्ड कॉम्पनसेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम। अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल
एक ऐसा एक प्रक्रिया है जिसमें कि अगर व्यक्ति को लग रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल अपराध में उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ सकते हैं या वो गिरफ्तार हो सकता है, तो वो भागा भागा सीधा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा कि सर मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, मैं गिरफ्तार, ऐसे ऐसे चीजें हैं। कोर्ट को उसको कोर्ट को प्रूव करना होगा कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। सपोज करो उसने प्रूव भी कर दिया, कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे भी दी, तो यहां पे मैटर ये हुआ था, हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद उस पर कुछ शर्तें भी लगाई गई, और उनमें से एक शर्त ये थी कि ठीक है हम आपको एंटीसिपेटरी बेल तो दे रहे हैं, परंतु आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया है उस व्यक्ति को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर एक पॉक्सो एक्ट का था जिसमें 18 साल से कम की उम्र की एक लड़की थी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने यही बोला एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो हमारी एक कंडीशन है, आपको उस लड़की को कॉम्पनसेशन देना होगा, ठीक है। अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल का मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब कॉम्पनसेशन का जो ऑर्डर है हमारा सेक्शन 357 था सीआरपीसी का, जो तब आता था सीन में जब व्यक्ति को हम दोष सिद्ध कर देते थे, यानी कि उसको कन्विक्ट कर देते, कन्विक्शन के बाद ही उस पर कॉम्पनसेशन का ऑर्डर पास होता था। तो यहां पर क्या हुआ, एक तरफ तो उसको बेल दे दी, दूसरी तरफ उसको कॉम्पनसेशन का ऑर्डर देने के लिए विवश किया गया, कंडीशन दी गई। तो जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक तरफ तो आप एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं, यानी कि उसको बाहर रिहा कर रहे हैं कि आप ठीक है अरेस्ट से बच जाओगे, आपको ये एंटीसिपेटरी बेल हम दे रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल के साथ आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, हमारा प्रोविजन है सेक्शन 438 सीआरपीसी में, परंतु हम ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते जो सेक्शन 438 में नहीं है, क्योंकि कॉम्पनसेशन का ऑर्डर हम तभी पास कर सकते हैं जब हम ये सिद्ध कर दें कि व्यक्ति ने ही अपराध किया है। भाई अभी तो केस भी शुरू नहीं हुआ, आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी और दूसरा ऑर्डर वो पास कर दिया है जो हम विचारण पूरा होने के बाद करते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए थी हाई कोर्ट से कि एक तरफ तो एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जो विचारण के बाद होती है। पर यहां पे तो विचारण अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था एंटीसिपेटरी बेल वाला और कंडीशन वाला, उसको ओवरटर्न कर दिया था। आई होप आपको ये केसेस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।